हेलो बच्चों, आपका सभी का स्वागत है न्यूराज क्लासेस में। आज फिर आपके लिए हम लाए हैं यूपी बोर्ड से साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री से लिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे, जो 2025 4 मार्च को परीक्षा में पूछे जाने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो रिएक्शन दे रखी है 2PbO प्लस सी गिव्स 2Pb प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं 20 आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर जो है साइंस के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उनको हम पहले करेंगे। तो पहला ऑप्शन है शीशा अपचयित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा है कार्बन अपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन में कमी अथवा हाइड्रोजन का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, वह क्या होता है? उपचयित होता है। और जिसका अपचयन होता है वह क्या होता है? अपचयित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो शीशा क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो शीशा यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर लेड है। लेड में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जो ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन में कमी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन में कमी हो रही है, तो शीशा क्या हो रहा है? ठीक है, अपचयित हो रहा है। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कार्बन अपचयित हो रहा है। और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो कार्बन यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन में ऑक्सीजन देखिए जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन में जब वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन में वृद्धि या फिर परमाणु में वृद्धि, और वृद्धि को हम क्या कहते हैं? अगर वृद्धि हो रही है तो क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और कमी हो रही है तो क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन को जो है रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीकरण को जो है ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सेकंड वाला ऑप्शन जो है सही होगा। इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 विलयनों ABCD व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन? ऑप्शन नंबर ए उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है और दुर्बल क्षारीय है। ठीक है, एच के आयनों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पर अम्लीय, देखिए अम्ल क्या होते हैं? ठीक है, अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, अम्ल कहा जाता है जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन देते हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल जो जल में घुलने पर आसानी से H+ आयन देते हैं, उनको प्रबल अम्ल कहा जाता है। और दुर्बल अम्ल उन्हें कहा जाता है जो जल में घुलने पर आसानी से, ठीक है, H+ आयन या हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। तो प्रबल अम्ल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ठीक है, जैसा कि बच्चों सभी जानते हैं,
ठीक है। HCl हो गया है, कौन सा HCl हो गया है, और H2SO4 हो गया है, HNO3 हो गया है। ये सारे क्या है, प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है। दुर्बल अम्ल में क्या आता है, लैक्टिक एसिड आ जाता है। ठीक है। जैसे कि लैक्टिक एसिड की बात करें, लैक्टिक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल हो गया है, टॉर्टरिक अम्ल हो गया है, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया है, सिट्रिक अम्ल हो गया है। ठीक है। ये सारे कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, और एसिटिक अम्ल हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर अम्ल जितना, अगर अम्ल हमारा प्रबल होगा तो उसका पीएच मान देखिए, अम्ल को जो है कितना स्ट्रांग है, कितना वीक अम्ल होता है, उसकी जो है पहचान हम पीएच मान से करते हैं। ठीक है। तो पीएच मान, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरीके से पीएच पैमाना होता है। तो यहाँ पर जो है 7 हमारा क्या होता है, यहाँ पर ना ही कोई अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, तो ये हमारा क्या होता है, उदासीन होता है इस, ठीक है। जिसका पीएच मान अगर 7 है तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। और 7 से अगर कम किसी का पीएच है तो वो अम्लीय दे रखा है। तो अम्ल की जो है स्ट्रेंथ जो है राइट टू लेफ्ट जाने पर क्या होती है, घटती है। ठीक है, डिक्रीज करती है। ठीक है। जिसका पीएच 1 होगा उसकी जो है सबसे ज़्यादा प्रबल होगा, और जिसका पीएच 6 होगा वो सबसे कम प्रबल होगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्षार के बारे में जो है पीएच पैमाने से जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो क्षार क्या होता है, जो जल में घुलने पर OH आयन देते हैं। ठीक है। जैसे सभी जानते हैं क्षार क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है। KOH होता है, जिसमें क्या होता है, OH नेगेटिव आयन हमें दिखाई देता है, तो उनको क्षार बोला जाता है। तो क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार की भी पहचान और दुर्बल क्षार की भी पहचान कहाँ से की जाती है, पीएच पैमाने से की जाती है। यदि पीएच पैमाने में जिसका अंक जो है जितना ज़्यादा होगा वो क्षार उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है बिलियन ABCD के पीएच दे रखे हैं। ठीक है। एक का पीएच कितना है, 4 है, और बी का पीएच कितना है, ठीक है, 1 है। तो सी का 11 दे रखा, डी का 7 है, ई का 9 है। तो 4 कह रहा है दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है। जिसका पीएच 4 है वो कैसा अम्ल होगा, दुर्बल अम्लीय है। और जिस बी वाला सोल्यूशन उसका पीएच कितना है, 1 दे रखा है, तो प्रबल होगा। और सी वाले का 11 है, तो ये भी कैसा होगा, ये 11 है, तो यहाँ पर देखिए प्रबल क्षारीय होगा। ठीक है। जैसे इधर जिससे आगे बढ़ेंगे तो इधर प्रबल, यानी कि 7 के बाद जो है इधर स्टार्ट हो जाता है क्षार के बारे में। ठीक है। तो ये प्रबल क्षारीय होगा। 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है, और 9 पर क्या होगा, दुर्बल क्षारीय होगा। ठीक है। तो 7 से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे पीएच स्केल पर, तो 8 है, 9 है, ये क्या होता है, यहाँ पर बताता है दुर्बल क्षार। ठीक है। दुर्बल क्षार होंगे ये, जिनका पीएच मान कितना होगा, 8 है, 9 है, 10 है। और इसके बाद में जितना हम राइट हैंड के साइड में जाते हैं तो जो क्षारीयता होती है वो क्षारीयता क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है। तो विलयनों की क्षारीयता बढ़ेगी। ठीक है। अगर उदासीन से न्यूट्रल है हमारा, यहाँ से हम किधर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अगर हम लेफ्ट की ओर चल रहे हैं तो क्षारीयता क्या होगी, यहाँ पे घटेगी, तो क्षारीयता घटेगी तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोल्यूशन दे रखे होंगे, उसके पीएच वैल्यू दे रखी होंगी, और उनको जो है एक क्रम में जो है अरेंज करवा लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसने कहा था H+ आयनों की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए जो अम्ल जितना ज़्यादा प्रबल होता है उसमें H+ आयन की संख्या या सांद्रता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हमारा प्रबल कौन सा होगा, ठीक है, जिसका पीएच मान 1 होगा वो प्रबल होगा। पीएच मान 1 हमारा किसका दे रखा है, 1 दे रखा है बी का। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा होगा, बी वाला होगा। उसके बाद में जो है उससे कम पीएच मान किसका है, ए सोल्यूशन का दे रखा है, तो उससे कम प्रबल कौन होगा, ए होगा, और उससे कम डी होगा, और उसी तरीके से सबसे कम जो होगा सी होगा, क्योंकि सी जो है हमारा क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक है। तो यह इसकी जो है प्रबलता जो है सबसे कम होगी। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है।
जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम होती है, तो उस समस्या को जो है, इस प्रॉब्लम को जो है समाप्त करने के लिए जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, दूसरा है एनालिसिक, ठीक है, एनालिसिक है, एंटीसिड है, और चौथा ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो है कौन कौन से दे रखे हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो डाइजेशन प्रॉब्लम अगर है, ठीक है, तो उसका उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बी वाला, ठीक है, कह रहा है एनालिसिक, ठीक है, ये भी क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा। एंटीसिड जो है एंटासिड, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, एंटासिड होगा, कौन सा होगा, एंटासिड, ठीक है। अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, एंटासिड होगा, ठीक है। और एंटीबायोटिक का प्रयोग जो है मोस्टली कहाँ किया जाता है, इन्फेक्शंस में, ठीक है। अगर इन्फेक्शंस है तो वहाँ पर जो है एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, तो उनको पहले क्या कह रहा है, शब्द समीकरण लिखना है, उसके बाद संतुलित करना है, बाद में क्या करना है, संतुलित। तो देखिए तनु सल्फ्यूरिक, पहली रिएक्शन है तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। बच्चों पहले बता चुके हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न है और जो 4 मार्च को होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, ठीक है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जिंक के साथ, तो ठीक है, जिंक का फार्मूला होता है जड़यन प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4 है। तो एक ऐसा तनु है तो यानी कि एक्वस है, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर जब अम्ल जब धातु के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, एसिड की जो है रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है और साल्ट जो है बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए H2 निकल जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, ZnSO4 बनेगा और प्लस H2 गैस निकल जाएगी, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है। ऐसे अगली रिएक्शन कर रहा है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम टी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है। तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम, ठीक है, टी है तो मैग्नीशियम, ठीक है, क्या होता है, Mg होता है, मेटल होता है, ठीक है। H2SO4 ना कह के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCl, ठीक है, HCl, ये तनु है, एक्वस लिया जाएगा इसको भी। तो रिएक्शन में सेम रिएक्शन है तो क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। जानते हैं क्या होता है, एसिड, ठीक है, प्लस मेटल, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, उसी पर आधारित रिएक्शन है, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लोरीन का 2 एटम है राइट हैंड साइड में और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक है। अगली रिएक्शन कह रहा है तन सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। फिर से सेम रिएक्शन है, एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है H2SO4, ये भी क्या लेना है, एक्वस लेना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, साल्ट बना देंगे, Al2SO4 का होल ऑफ 3 प्लस H2, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर लेंगे, किस तरीके से बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम का एक नाम एटम से 2 हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और SO4 का होल ऑफ 3 है तो यहाँ पर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी 6 हो गया है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। लोहा लेना है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, तो सेम रिएक्शन है, Fe लेना है, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लेना है, तो यहाँ पर फिर साल्ट बनेगा, तो साल्ट कौन सा बनेगा, FeCl3 प्लस H2, ठीक है।
FeCl3 सॉरी FeCl2 बनेगा, FeCl2 प्लस H2। तो देखिए क्लोरीन के दो यहाँ पर एटम है, ठीक है, इधर कितना है 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, H2 हो गया, इधर भी क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन को जो है फार्मूले के रूप में पहले लिखना है, उसके बाद में जो है उनको बैलेंस भी करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है रिएक्शन से हैं पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 2 विलयन ए एवं बी हैं, ठीक है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान कितना है 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। ये भी एसिड एंड बेस चैप्टर से लिया गया है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 2 विलयन दे रखे हैं, पहला विलयन हमारे पास ए है और इसका पीएच कितना दे रखा है, इसका पीएच 6 है, और दूसरा विलयन है बी, उसका पीएच कितना है, उसका पीएच 8 है। तो उसमें कहा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें कौन अम्लीय है कौन, ठीक है, क्षारकीय है, ठीक है। अब जानते हैं पीएच पैमाने की दृष्टि से जो है 7 से कम है तो वो क्या होता है अम्लीय होता है, तो विलयन ए क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। और विलयन जो बी होगा वो कैसा होगा क्षारकीय हो जाएगा या क्षारकीय, ठीक है, ठीक है। इनमें कौन अम्लीय तथा कौन क्षारकीय है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक किसमें होगी, जो अम्लीय होता है उसमें H+ हमारा क्या होगा अधिक होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा हमारा H+ कम होगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ही हो जाएगा विलयन ए, ठीक है, ये वाला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता बढ़ती है तो विलयन और अधिक अम्लीय होता है। तो देखिए H+ आयन की सांद्रता, अगर H+ आयन की सांद्रता जो है हमारी, इसकी सांद्रता जो है, ठीक है, अगर इसकी सांद्रता हमारी बढ़ रही है तो क्या होगा, जो विलयन होगा, ठीक है, विलयन और अधिक अम्लीय होगा, विलयन की जो अम्लता होगी, अम्लता वो क्या करेगी बढ़ेगी, ठीक है। H+ की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन की अम्लता भी बढ़ती है, ठीक है। इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हो तो ये क्षारकीय क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, ठीक है, लेकिन क्षारकीय विलयन में H+ आयन तो होते हैं लेकिन इनकी जो संख्या क्या होती है बहुत कम होती है, ठीक है, या इनकी सांद्रता क्या होती है बहुत कम होती है। क्षारकीय विलयन में जो है OH आयन की जो आयन की जो सांद्रता होती है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है, इसलिए क्या होता है क्षारकीय होता है। अब जैसे मान लेते हैं हमारा क्षारकीय विलयन की में H+ आयन, जो क्षारकीय विलयन में क्षारकीय विलयन में क्या होता है H+ आयन की संख्या की सांद्रता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है बहुत कम होती है, जबकि OH जो नेगेटिव आयन होता है हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है, इसकी सांद्रता क्या होती है अधिक होती है, ठीक है, इसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अगर हो तो वो क्षारकीय क्यों होता है, क्षारकीय इसलिए होता है बच्चों क्योंकि H+ आयन की जो सांद्रता कम होती है और OH नेगेटिव आयन होता है या हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसकी सांद्रता अधिक होती है, इसलिए वो कैसा होता है क्षारकीय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोई, ठीक है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा, ठीक है। तो किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में, यानी कि मृदा की कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा, ठीक है। अब देखिए कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम कार्बोनेट, चाक भी बोला जाता है, ठीक है, का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने में करता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कह रहा है कोई किसान मृदा की किस परिस्थिति में, तो मृदा की अम्लीय परिस्थिति है, मृदा की कौन सी परिस्थिति है, अगर मृदा हमारी कैसी है अम्लीय है, मृदा अम्लीय है तो किसान किसका प्रयोग करता है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, इसको बोला जाता है बिना बुझा चूना, बिना
ठीक है, बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ठीक है। और मृदा अम्लीय होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का। दूसरा किसका प्रयोग करता है, ठीक है, बुझा चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, बुझा चूना, बुझा चूना, ठीक है। तीसरा प्रयोग करता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, ठीक है, जिसे चौक भी बोला जाता है। इनका प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि जो मृदा अम्लीय होती है तो मृदा की अम्लता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मृदा की अम्लता को जो है क्या बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, इसको उदासीन बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका ये भी क्वेश्चन में मोस्टली 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, ठीक है। तो CaCl2 का नाम क्या होता है बच्चों, ठीक है। इसके प्रचलित नाम हमारा क्या होता है, ब्रंजक चूर्ण होता है। क्या होता है, ब्रंजक चूर्ण, ठीक है, ब्रंजक, सॉरी, ब्रंजक, ब्रंजक चूर्ण, ठीक है। तो CaOCl2 का नाम क्या होगा, ब्रंजक चूर्ण होगा। दूसरा नाम इसका होता है केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके ब्रंजक चूर्ण बनाता है, ठीक है। तो कौन सा, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, ब्रंजक चूर्ण। किस तरीके से, देखिए, बुझा हुआ चूने का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ऑफ ट्वाइस प्लस क्लोरीन का Cl2, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, CaOCl2। इस तरीके से जो है ये क्या बना देता है, ठीक है, ये बना देगा ब्रंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कठोर जल को मृदु करने के लिए जो है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस सब क्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रही होगी रिएक्शन, तो इस तरीके से देखिए इसको हम लिख रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फार्मूला क्या होता है, Na सोडियम हाइड्रोजन H कार्बोनेट CO3। इसको क्या करते हैं, हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो किस में ब्रेक होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में, और प्लस वाटर निकल जाता है और क्या निकलता है, CO2 गैस निकल जाता है, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर सोडियम के, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है इसको कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। तो जल के साथ अभिक्रिया की समीकरण लिखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, Ca, ठीक है, SO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ, ठीक है, इंटू 1/2 H2O। तो जल के साथ अभिक्रिया कराना है, तो 1/2 से हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग का हो जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, इस ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, ठीक है। तो भूरे रंग का चमकदार तत्व X, तो चमकदार तत्व भूरे रंग का कौन सा होता है, कापर होता है। कौन सा होता है, कापर, ठीक है।
तो कापर ले लिया है, ये भूरे रंग का चमकदार होता है, ठीक है। कापर को जो है यानी कि x हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हो जाएगा कापर। कापर को वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, वायु क्या फार्मूला, ठीक है, O2। गर्म करेंगे तो हीट ऊष्मा देंगे, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो काले रंग का जो हो जाता है तो वो होता है कॉपर ऑक्साइड। ये कैसा होता है, काले रंग का पदार्थ होता है, काले रंग का, ठीक है। तो काले रंग का हो जाता है। तो पूछा क्या इस x एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं, तो जो x है वो हमारा क्या होगा, कापर होगा। x क्या होगा, कापर होगा, ठीक है। और काले रंग का यौगिक, जो काले रंग का यौगिक बना है वो कौन सा होगा, कापर ऑक्साइड होगा। ये क्या होगा, कापर ऑक्साइड, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और कह रहा है इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए, तो इस अभिक्रिया का जो है यही जो है समग्र समीकरण होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संक्षारण क्या है, धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर विधियाँ जैसे जो है बच्चे आप लोग पढ़ेंगे जाके, तो फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है संक्षारण, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, तो पहले चैप्टर है साइंस का। तो संक्षारण क्या होता है, खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है, तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेती है, ठीक है। तो जिससे धातु का क्षय होने लगता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ठीक है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का चालन क्यों करता है, तो अम्ल का जलीय विलयन अम्ल का जलीय विलयन, जो अम्ल का जलीय विलयन होता है, हाँ, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल में क्या होता है, H+ आयन होता है, और H+ आयन की वजह से जो क्या होता है, विद्युत धारा का प्रभाव होता है, ठीक है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन, ठीक है, H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रभाव होता है। तो क्योंकि अम्ल क्या करता है, जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं, थोड़ा ब्लर यहाँ पे दिख रहा है, क्यों नहीं बदलती है, ठीक है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl में H+ आयन उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए अगर जल की उपस्थिति नहीं है, ठीक है, तो H+ जो जितने भी एसिड्स होते हैं तो उनका आयंस जो होता है वो फ्री नहीं हो पाता है, क्योंकि अम्ल हम उसी के कहते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, ठीक है। जब इनको जल में नहीं डाला जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर H+ आयंस जो होता है वहाँ पे मुक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए विद्युत धारा का प्रभाव भी नहीं होता है, और इसी वजह से क्या होता है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है, ठीक है, इसलिए उसके रंग लिटमस पेपर का रंग को जो है वो बदल नहीं पाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ऊष्मा की सर्वाधिक चालक है, ठीक है। तो वो धातुएं कौन कौन सी होंगी बच्चों, तो वो धातुएं होंगी चांदी एवं कॉपर। चांदी और कॉपर जो है, ठीक है, ऊष्मा की सर्वाधिक चालक धातुएं होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 सबसे अधिक आघातवर्ध धातु का नाम लिखिए, तो सोना तथा चांदी, ठीक है, ये क्या होती हैं, आघातवर्धी होती हैं, यानी कि ऐसी धातुएं इनको काफी जो है खींचा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 धातुओं के नाम लिखें जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और कई बार आ भी चुका है। तो सोडियम तथा पोटेशियम, ये ऐसी 2 धातुएं होकर भी काफ़ी मुलायम होती हैं, जिन्हें आसानी से चाकू के माध्यम से या चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उन 2 धातुओं के नाम लिखिए जिनका गलनांक इतना कम होता है कि हाथ पर रखते ही वे पिघल जाती हैं, ठीक है। तो गैलियम तथा सीजियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन हैं। तो गैलियम तथा सीजियम जो है, इनका गलनांक बहुत कम होता है, इनको हाथ पर रखते ही क्या होती हैं, पिघल जाती हैं। जैसे मरकरी हमारा धातु होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड की स्टेट में पाया जाता है,
तो इसी तरीके से जो है गैलियम तथा सीजियम है, इनका गलनांक इतना कम होता है जिसे इनको हाथ पे रखते हैं वो पिघल जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताएं जो कच्छ ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को तुरंत ही पूछ दिया है, कह रहा है एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताइए जो कच्छ ताप पर रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो धातु कौन सा होगा? पारा है। ठीक है, तो पारा क्या होता है? लिक्विड, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जिसकी सतह चमकदार होती है। तो ऐसी अधातु कौन सी है जिसकी सतह चमकदार होती है? तो कौन सी होगी बच्चों? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। अगला प्रश्न है धातु एवं अधातु में किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं? तो धातु जो होती है क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो धातु क्या करते हैं? धातु जो होते हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। ठीक है, क्षारकीय ऑक्साइड। और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? ठीक है, अधातु बनाते हैं अम्लीय। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए है कार्बन के उस अपर रूप का नाम लिखिए जो अभी तक प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो कार्बन का अपर रूप कौन सा है? हीरा है। हीरा जो है सर्वाधिक क्या होता है? कठोर माना जाता है, और सर्वाधिक कठोर ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर हीरा ही एक ऐसा पदार्थ है। ठीक है, जो कि कार्बन क्या है? अपर रूप है। अगला क्वेश्चन है उन दो धातुओं का नाम लिखिए जो पानी में रखने पर तैरने लगती हैं। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम ऐसी धातुएं हैं जो पानी में रखते ही क्या होती हैं? तैरने लगती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी दो धातुएं तब नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं? ठीक है, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज। तो मैग्नीशियम, ठीक है, कौन सी वो धातुएं हैं? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम यानी कि इसको हम Mg, ठीक है, मैग्नीज Mn। तो Mg और Mn दो ऐसी धातुएं हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर क्या होती हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडियम तथा पोटेशियम धातु को केरोसिन में क्यों डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम तथा पोटेशियम, ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम हवा एवं जल के साथ सामान्य ताप पर ही बहुत तेजी से अपक्रिया कर लेते हैं। तो सोडियम, देखिए सोडियम क्या होता है? सोडियम Na और पोटेशियम का सिंबल होता है K। तो सोडियम जो है और पोटेशियम ये दोनों धातुएं काफ़ी रिएक्टिव होती हैं, बहुत ही क्रियाशील होती हैं। तो ये हवा के संपर्क आते ही ये वायु से अपक्रिया कर लेती हैं, उनके ऑक्साइड बना लेती हैं। सोडियम जो है वायु के साथ, ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, Na2O बना लेता है। इसी तरीके से जो है पोटेशियम है ये भी वायु के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है? पोटेशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, K2O बना देता है। इस तरीके से जो है इनके ऑक्साइड से इन्हें बचाने के लिए जो है इनको केरोसिन ऑयल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, जिससे इन्हें आसानी से सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम धातु जब हवा में जलती है तब उसकी लौ का रंग क्या होता है? ठीक है, देखिए मैग्नीशियम धातु किस तरीके से इसको रिएक्शन को देखिए हम यहाँ पे दिखाएंगे। मैग्नीशियम Mg होता है इसका सिंबल। ठीक है, हवा में जलती है तो ऑक्सीजन में इसको क्या कर देना है? जलाना है। तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो उसका, ठीक है, रंग क्या होता है? ठीक है, यानी इसकी लौ का रंग क्या होता है? तो लौ कैसा होगा? हरा और नीला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम धातु को जो हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसकी लौ का रंग कैसा होगा? ठीक है, हरा और नीला होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दो धातुओं के नाम बताइए जो पानी में अपक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, पानी से अपक्रिया नहीं करती हैं लेकिन भाप से अपक्रिया करती हैं। तो वो कौन सी धातुएं होंगी? एल्यूमिनियम तथा आयरन। एल्यूमिनियम तथा आयरन जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, केवल भाप के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का आबंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जैसे कि बच्चों सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? NaCl। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, आबंध बनेगा NaCl के बीच में। ठीक है, क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है, 2 4, ठीक है, 5, 2 2 4 5 6 1 7। और सोडियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है?
इसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या जाता है, यानी प्लस आता है और Cl नेगेटिव आता है, और उनके बीच जो बंध बनता है उसको बोला जाता है आयनिक बंध। ठीक है, क्योंकि दो आयनों के बीच बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। या एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए तथा दूसरे परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए, तो यहाँ पर जो है एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता था, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करता है, तो इस प्रकार जो आबंध बनता है वहाँ पर क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध बोलेंगे। और इस प्रकार के यौगिकों को हम आयनिक यौगिक बोले जाते हैं, जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का आबंध होता है, तो आयनिक आबंध होता है। इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न रासायनिक अपक्रिया में अपचायक का नाम बताइए। ठीक है, तो अपचायक यहाँ पर देखिए किसका, कौन होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम में देखिए, यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन देखिए इस तरीके से लिखी है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, गिव्स क्या बना हमारे पास, Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपचायक का नाम पूछ रहा है, तो अपचायक यहाँ पर देखिए क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। किस तरीके से होगा, एल्युमिनियम यहाँ पर देखिए क्या है, सिंगल है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। अगर ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीकरण होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपचायक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, ठीक है, अपचायक होगा। अगला क्वेश्चन है उस विधि का नाम बताइए जिसके द्वारा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है, तो विद्युत अपघटनी। ठीक है, विद्युत अपघटनी अपचयन, तो उस विधि का नाम क्या है, विद्युत अपघटनी अपचयन के माध्यम से जो है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं को जो है, ठीक है, अलग किया जाता है या निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम के अयस्क को कार्बन द्वारा अपचयित करके एल्यूमिनियम क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है। देखिए एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है उसको कार्बन द्वारा, प्रश्न में कह रहा है एल्यूमिनियम के अयस्क को जो है कार्बन द्वारा अपचयित करके एल्यूमिनियम क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अयस्क से हमें क्या प्राप्त होता है, अयस्क से हमें शुद्ध धातुएं प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पे कार्बन का प्रयोग करके, कार्बन को जो है अपचयित करके जो है एल्यूमिनियम अयस्क से एल्यूमिनियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका रीजन पूछ रहा है, तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि एल्यूमिनियम सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखा गया है, जबकि सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्क को कार्बन द्वारा अपचयित करके धातु प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है बच्चों, जो सक्रियता श्रेणी है उसमें एल्यूमिनियम को जो है कहाँ रखा गया है, कार्बन से ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है एल्यूमिनियम के अयस्क से कार्बन के माध्यम से इसको अलग नहीं कर सकते हैं एल्यूमिनियम को। ठीक है, अगला प्रश्न है सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्क निष्कापन, अयस्कों निष्कापन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है सक्रिय श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के देखिए, हाँ, कह रहा है सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्कों निष्कर्षण कैसे, यहाँ पर अयस्कों का होगा। ठीक है, अयस्कों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्कों का निष्कर्षण जो है कार्बन द्वारा अपचयित करके, ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं, ठीक है, सक्रियता श्रेणी में जो भी जितनी भी धातुएं रखी हैं उनके मध्य में अगर आ रही हैं तो उनके जो अयस्क का जो है हम निष्कापन कैसे करेंगे, कार्बन को अपचयित करके। ठीक है, कार्बन द्वारा अपचयित के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं के निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो उनको हम क्या करेंगे, गर्म करके करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील के 2 गुण लिखिए तथा इसको बनाने में कार्बन क्यों मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील के 2 गुण कौन से होंगे, एक ये काफ़ी कठोर होता है, जो स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तो ये क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है। इसके 2 गुण पूछे हैं, ये काफ़ी कठोर होता है और इसमें जो है जंग नहीं लगता है, जो जंग होता है उसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो इसकी 2 प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगला क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है, एक तत्व ए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कोई तत्व ए दे रखा है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाता है, जिसका पानी में विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तत्व ये धातु है, ये अधातु है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, धातु, क्योंकि लाल लिटमस को नीला करने का गुण क्षारियों में या क्षारकियों में होता है। ठीक है, ठीक है, तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, लाल लिटमस अगर है हमारा, लाल लिटमस पेपर है, ठीक है, तो उसको लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करता है। कौन करता है, क्षार। ठीक है, जो क्षारकीय सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन बोले जाते हैं, और जो नीला होता है, नीला लिटमस होता है। ठीक है, लाल लिटमस को जो है, लाल को नीला कौन करता है, नीला लिख दें, क्षार करेगा, और नीले को लाल कौन करता है, नीले को लाल कौन करता है। ठीक है, ठीक है, ये करेगा अम्ल, कौन करेगा, अम्ल, एसिड। तो यहाँ पर एक तत्व ए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो कोई तत्व ले लिया है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनाएगा, ऑक्साइड। और फिर कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है। जैसे मान लेते हैं कोई तत्व हमारा क्या है, कॉपर ले लिया है, या हमने क्या ले लिया है, सोडियम ले लिया है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दी है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, यानी 2O। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे इसके ऑक्साइड, क्षारकीय होते हैं, बेसिक होते हैं। और क्षारकीय ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड, और क्षारकीय ऑक्साइड बच्चों क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, क्षार की तरह होती है। और क्षार क्या करता है, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को या पेपर को, लाल लिटमस पत्र या पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। ठीक है, तो प्रकृति में कैसा होता है, क्षारकीय होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, कारण दीजिए। नहीं, ठीक है, अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं, क्योंकि सभी धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, ठीक है, ये होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम क्लोराइड का गलनांक, क्वथनांक उच्च क्यों होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, इसलिए इसका क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl है, NaCl, तो इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक आबंध पाया जाता है। कौन सा होता है, आयनिक आबंध। और आयनिक आबंध कैसे बनता है, ठीक है, धातु तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तथा धातु तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है और अपने अष्टक को ये पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो दोनों परमाणु के मध्य बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। आयनिक आबंध जिन धातुओं में जिन यौगिकों में पाया जाता है उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, बनने वाला जो आबंध होगा वो आबंध क्या कहलाएगा, आयनिक आबंध। और ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक। ठीक है, अब देखिए आयनिक यौगिक में क्या होता है, इनमें एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। ठीक है, एक धातु तत्व दूसरा अधातु तत्व होता है। तो इसमें जो है काफ़ी दोनों परमाणु के मध्य जो है आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो अंतराह अणु का आकर्षण बल अधिक होने के कारण जो है इनका क्वथनांक जो है कैसा होगा, बहुत अधिक होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अंतराह अणु का आकर्षण बल होगा तो उनको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी तो उतनी ही इसका क्या होगा, क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, तो इसका रीजन ये है। अगला प्रश्न, आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है, आयनिक यौगिक ठोस और कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके मध्य क्या होता है, कौन सा बंध पाया जाता है। ठीक है, आयनिक आबंध पाया जाता है और आयनिक यौगिकों के बीच में जो है प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए वो क्या होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं और कठोर भी होते हैं। ठीक है।
तो ठीक है, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो साइंस के थे तो हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये जो प्रश्न हैं यहाँ पर 1 नंबर के भी प्रश्न पूछे सकते हैं और 2 नंबर के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो हमने किए हैं। और ये प्रश्न जो हैं आगामी परीक्षा यानी कि जो 4 मार्च को साइंस का पेपर होगा 2025 में, तो उसकी दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, धन्यवाद।